गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डाउट जो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं उसमें से भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बचा हुआ था अलग से वो बताएंगे। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। थीटा से इंडिपेंडेंट का मतलब कि जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो थीटा इसमें नहीं बचेगा या थीटा के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x। अब इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो हम बताए पिछले क्लास में कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज अप्लाई करके टर्म को छोटा कर दें या टर्म को जीरो बना दें या टर्म किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन बना दें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा कि क्या उस तरह का कोई प्रॉपर्टी यहाँ फायदा पहुंचा रहा है। तो देखिएगा, एक अलजेब्रा है, ट्रिगो है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो इसमें साइन से मल्टीप्लाई करें और इसमें एक्स से इक्वल करके माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टर्म थोड़ा बड़ा बनेगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे। सिंपल टर्म है तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो बताए थे जिस रो के अलोंग एक्सपैंड करना है लिखना है एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। कोफैक्टर का दो पार्ट होता है, एडिशनल साइन और माइनर। अब देखिए पहला रो में जो साइन लेते हैं एडिशनल प्लस माइनस प्लस। अब x का माइनर लिखना है तो इसके रो और कॉलम को छुपा देंगे। साइन थीटा का माइनर लिखना है तो इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x। अब कॉस थीटा का माइनर लिखना है तो कॉस थीटा के रो और कॉलम को छुपा लेंगे। माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी प्लस एक्स और माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो बचा क्या है, माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में थीटा था लेकिन जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए थीटा लापता हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो कभी भी किसी टर्म से इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो तो आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, टर्म लापता हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाता है यहाँ थीटा से ये इंडिपेंडेंट है। नोट कीजिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी किसी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा बना दिया है। हम लोग इसको प्रॉपर्टीज अगर सही अप्लाई करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। तो हम बताएं कि डिटर्मिनेंट में कोशिश करना है कि टर्म या तो छोटा हो जाए या जीरो बन जाए या किसी एक रो या कॉलम में कॉमन आए। तो यहाँ पे हम लोग टर्म को जीरो बनाएंगे। LHS 1x² देखिए ये x² है और ये x, अगर इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो x² हो जाएगा और x² से x² माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग C3 में चेंज कर रहे हैं। C3 में चेंज कर रहे हैं किसके मदद से? C2 के मदद से। क्या करने जा रहे हैं? तो C2 में x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो देखिए C3 में चेंज करेंगे, अगर यहाँ x से मल्टीप्लाई किए तो x² माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बताएं आपको कि C3 में चेंज कर रहे हैं, C2 के मदद से x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये टर्म जीरो बन जाएगा। अब यहाँ देखिए चेंज किस में किए हम लोग? C3 में। अब C2 में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पिछले क्लास में हम बताए थे कि जिस रो या कॉलम में चेंज कर चुके हैं उस स्टेप में अब उस रो या कॉलम का यूज नहीं करना है इस एक ही स्टेप में। तो हम C3 में यूज कर लिए, तो अब C3 के मदद से C2 में चेंज नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऊपर C2 यूज हुआ है तो फिर C2 में चेंज। तो याद रखिए चेंज करते समय यूज किए हैं उसमें फिर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें चेंज कर लिए हैं उसका यूज नहीं करना है। अब C3 में हम चेंज कर लिए तो अब नीचे C3 का यूज नहीं करेंगे इसी स्टेप में, बाकी आगे जाने पर फिर यूज करेंगे। तो अब देखिए C2 में चेंज कर रहे हैं। अब अगर हम C1 का मदद ले लें, ये C1 x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो 1 × x माइनस x, जीरो ये भी हो जाएगा। तो एक बार चेंज किस में किए? C3 में। अब चेंज किस में किए? C2 में। तो हम बताएं कि C2 में चेंज C3 में चेंज हो चुका है, तो अब C3 का यूज इस स्टेप में नहीं करना है। देखिए अब चेंज जो लिखे हैं यहाँ फॉलो कीजिए। पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन C2 में चेंज है। क्या चेंज है? x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए तो जीरो हो गया, x से मल्टीप्लाई किए तो x³ हो गया। अब x³ को 1 में माइनस किए तो 1 - x³ हो गया। x से मल्टीप्लाई किए तो x² माइनस हो गया, जीरो। फिर देखिए C3 में जो चेंज है, क्या चेंज है? C2 में x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए तो जीरो, x × x x² माइनस x², जीरो, x माइनस x, जीरो, x से मल्टीप्लाई किए x³ को 1 से माइनस करना है तो 1 - x³। तो एक बार चेंज किस में हुआ? C2 में, और एक बार चेंज किस में हुआ? C3 में। चेंज का टारगेट क्या था? जीरो बनाना, जो टर्म या नंबर है उसको जीरो बना दिए। अब बताए थे कि जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा होगा उसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ R1 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, C3 के लॉन्ग भी, C2 के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो एक्सपेंशन सिखाए हैं, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। बताए थे कि जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि कोई भी आंसर टर्म आएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाए। सिर्फ अब 1 का लिखेंगे तो 1 का साइन यहाँ से क्या होगा? पहला रो है तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस देंगे। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लेंगे।
1 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 0, यानी फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी सही ढंग से अप्लाई किए तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा बुक में भी या कहीं और भी तो थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टीज अगर सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट में भी सवाल बन सकता है। नोट कीजिए इसको। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में है, लेकिन इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होगा। तो लॉग का प्रॉपर्टीज है कुछ बेसिक। लॉग ए बेस बी, यहाँ a टू द पावर m है तो यहाँ पे पढ़े होंगे m log a बेस b हो जाएगा। log a टू द पावर m बेस b को क्या लिखते हैं हम लोग, m log a बेस b। अगर यही पावर बेस पर होता, इसको हम लोग रीड करेंगे log a टू द बेस b पे पावर n। देखिए पहले पावर a पे था तो यहाँ का पावर मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन अब पावर बेस पे है तो जो बेस का पावर होगा 1/n आएगा, यानी बेस का पावर डिवाइड में आता है। ध्यान दीजिएगा, log a टू द पावर m था तो यहाँ पावर जो था मल्टीप्लाई में आता है, अगर बेस पे पावर है तो पावर डिवाइड में आता है। log a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a बाई log b। log a बेस b को लिख सकते हैं log a बाई log b, लेकिन log बिना बेस का होता नहीं है तो यहाँ ऊपर नीचे जो बेस है कोई कॉमन बेस यहाँ यूज किया जा सकता है एक्सेप्ट 1 और निगेटिव नंबर। log a बेस b को क्या लिख सकते हैं, log a बेस b, और log में यहाँ जो बेस है वो कोई भी कॉमन बेस लिया जा सकता है जिसके लिए log डिफाइंड होता है। तो देखिए इस log का जवाब, इस डिटर्मिनेंट का, तो log बेस 3 है 512 है। तब आपको ढूंढना है कि मिनिमम बेस क्या ले, तो यहाँ 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं। 512 को 2 पे पावर 9 लिख सकते हैं। log 3, यहाँ बेस 4 है तो बेस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बेस 3 है। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब पहला जो दो प्रॉपर्टी बताए हैं log का, उसका यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए log 2 पे पावर 9 है तो ये जो 9 है ये 9 मल्टीप्लाई में आएगा। log 3 बेस 2, यहाँ जो पावर 2 है ये डिवाइड में आएगा, यहाँ पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ देखिए log 3 स्क्वायर, तो ये जो 2 है, और यहाँ देखिए बेस में 2 स्क्वायर है तो बेस पे जो पावर होता है वो डिवाइड में आता है। देखिए सामने का जो पावर है मल्टीप्लाई में आया और जो बेस का पावर है वो डिवाइड में आएगा। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 9 log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 माइनस 3 इंटू 1/2 3/2। अब log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2। अब देखिए log 2 बेस 3 है और ये log 3 बेस 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसको लिखेंगे हम लोग log 2 बाई log 3 विथ कॉमन बेस, इसको लिखेंगे log 3 बाई log 2,
तो log 2 से log 2 और log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है, log 2 बाई log 3, log 3 बाई log 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ बच रहा है, ये तो 1 हो गया, तो 9 माइनस 3 बाई 2, ये भी 1 हो गया, तो 18 माइनस 3, फाइनल आंसर 15/2। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये थोड़ा अलजेब्राइक बेस्ड है। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, यहाँ कंडीशन है कि ए बी सी पॉजिटिव है एंड अनइक्वल, यानी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कहता है सो डैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज निगेटिव, यानी अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका यहाँ अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट जितना पढ़ें उतना अप्लाई करेंगे। यहाँ ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी डिटर्मिनेंट, देखिए ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। अगर ट्रेंड पकड़ सकते हैं रो या कॉलम को, तब वैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे ए बी सी, बी सी ए, तो सी ए बी, यानी कि जो वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में है वही वैल्यू इसका बी के रिस्पेक्ट में है, वही वैल्यू इसका सी के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। सबसे पहले ये बेसिक डिटर्मिनेंट है, इसको आप एक्सपेंड कीजिए और देखिए कि आंसर क्या आता है इसका। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, चलिए R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो पहला रो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। अब पहला रो का जो एडिशनल साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब ए का माइनर लिखना है तो ए के रो और कॉलम को छुपाएंगे, बी का माइनर लिखना है तो बी के रो और कॉलम को छुपाएंगे, सी का माइनर लिखना है तो सी के रो और कॉलम को छुपाएंगे। बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा बी का सेकेंड रो को, ये रो और कॉलम को छुपा लिए हैं तो बी ए बचेगा यहाँ, तो बी स्क्वायर माइनस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए बी सी माइनस ए क्यू बी क्यू प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू। तो देख रहे हैं हम लोग माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी 3ABC। तो माइनस कॉमन ले लें तो ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC है। पहले क्या कि हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे हम लोग एक्सपेंड करके नॉर्मल वे में निकालते हैं वैसे निकाले, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। अब अलजेब्रा में जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे तो आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, AM is always equal to greater than or equal to GM for A square B A क्यूब B क्यूब C क्यूब। हम लोग जानते हैं कि अगर 3 पॉजिटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव नंबर है या 3 पॉजिटिव नंबर मिनिमम होना चाहिए या 2 पॉजिटिव नंबर भी चलेगा, तो AM जो है वो GM से हमेशा बड़ा या इक्वल होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़े हैं तब वहाँ पे ये एक थ्योरम टाइप का था कि अर्थमेटिक मीन पॉजिटिव नंबर का बड़ा होता है या इक्वल होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। अब ये इक्वल टू का साइन कब फॉलो होता है, तो
तो जब ये तीनों नंबर इक्वल होता है। लेकिन यहाँ ए बी सी के बारे में क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया कि पॉजिटिव तो है लेकिन अनइक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी यहाँ अनइक्वल है, इसलिए अर्थमेटिक मीन जो होगा ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं 3 नंबर का, तो 3 नंबर यहाँ कौन है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बाई 3 पढ़े होंगे। अगर 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिए, ग्रेटर देन। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो 2 नंबर को अगर 2 नंबर का जीएम निकालना हो तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूब रूट लेंगे। 2 नंबर का निकालना रहता था तो रूट ए भी लिखते थे, यानी a इंटू बी पे पावर 1/2 लेते थे। यहाँ 3 नंबर का निकालना है तो तीनों का प्रोडक्ट लेंगे और क्यूब रूट लेंगे, 1/3 पावर लेंगे। 4 नंबर का रहता तो चारों नंबर का प्रोडक्ट लेते और उस पे पावर 1/4 लेते। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पावर 3 सब पे है तो क्यूब रूट जब लेंगे इसका तो बचेगा ए बी सी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर और अनइक्वल है तो अलजेब्रा का एक सिंपल सा थ्योरम लगाए हैं, उससे पता चल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बड़ा होता है किससे, 3abc से। तो हम लोग कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, अगर इधर आ गया तो माइनस 3abc ग्रेटर देन 0, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 से बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ देखिए बाहर में क्या है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहने जा रहा है, निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ प्रूफ करना था कि निगेटिव होगा, एबीसी का वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ एबीसी के साथ कंडीशन दिया हुआ है कि एबीसी पॉजिटिव और अगर अनइक्वल है तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया, अब उस एक्सप्रेशन पे हम लोग सोचें तो मेरे दिमाग में एक थ्योरम है सीक्वेंस सीरीज का कि एम हमेशा बड़ा होता है किससे, जीएम से। लेकिन कब, तो जब नंबर पॉजिटिव और अनइक्वल हो। तो यहाँ 3 नंबर कौन कौन कंसीडर किए हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इस 3 नंबर के लिए यहाँ जो थ्योरम लगाएं तो ये प्रूव हो जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू पॉजिटिव है और बाहर में क्या निकला हुआ है, निगेटिव। यानी फाइनली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव प्रूव हो जाता है। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट, देखिए जो प्रूवमेंट है यहाँ सिंपल 3 टर्म का फैक्टर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कुछ चाहिए नहीं। तो हम बताए थे कि कभी भी प्रूवमेंट में फैक्टराइज टर्म में अगर आंसर दिया हो तो कोशिश करना है कि कॉमन लेके जो टर्म चाहिए वो आ जाए। तो जितना हो सके डिटर्मिनेंट में पहले कॉमन अगर होता है तो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बताएं कि अगर लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन बच रहा है तो टर्म को कोशिश करना है छोटा बना दे या 0 बना दे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी, देखिए पहला कॉलम में ए कॉमन है, हर टर्म में है। दूसरा कॉलम में बी कॉमन है
और तीसरा कॉलम में सी कॉमन है। तो बताए थे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में कॉमन भी लेंगे तो हर एलिमेंट से, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो कोई एक रो को चुनकर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं या कोई एक कॉलम को चुनकर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही कॉमन भी लेना हो तो कोई एक रो या एक कॉलम से लेते हैं।
चलिए पहला कॉलम में देखिए ए कॉमन है, दूसरा कॉलम में बी कॉमन है, तीसरा कॉलम में सी कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1, C2 and C3 respectively। तो पहला कॉलम से A कॉमन लिए, दूसरा कॉलम से B कॉमन लिए, तीसरा कॉलम से C कॉमन लिए। तो अगर इससे A कॉमन ले लिए तो बचा A प्लस B, B। इससे B कॉमन लिए तो बचा C, B प्लस C। इससे C कॉमन लिए हैं तो C, A, C। पहले जो डायरेक्ट कॉमन था उसको, अब देखिए उसके बाद टर्म को छोटा करना है। तो यहाँ देखिए अगर इसमें A प्लस B बड़ा टर्म है तो अब A प्लस B को छोटा कैसे करेंगे, तो ये या तो आप फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए या सेकेंड रो में चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम में चेंज, ये सेकेंड रो में चेंज करते हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। अब बताइए R2 में क्या चेंज करें, ये जो टर्म है छोटा हो जाए। तो इसके लिए R1 को अगर माइनस कर देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, R3 को माइनस कर देंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 बन जाएगा। यानी R2 में R1 और R3 को माइनस कर रहे हैं। बताए थे डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी है कि एक रो में दूसरे रो को लाकर प्लस माइनस किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। तो पहला रो जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब दूसरा रो में चेंज किए हैं, सेकेंड रो में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, R1 को भी माइनस कर रहे हैं, R2 को भी, ये R3 को भी माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0, A और B दोनों कैंसिल हो गया। इसमें इसको माइनस करेंगे तो B खत्म हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो C आएगा और इसको भी माइनस करेंगे तो C आएगा, यानी कि -2C आएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो -C, A कैंसिल हो जाएगा और इसको भी माइनस करेंगे तो -C, यानी यहाँ -2C आएगा। देखिए एक को 0 बना दिए, हाँ दूसरा में कुछ चेंज आया, लेकिन हम लोग का जो टारगेट है कि टर्म को या तो छोटा बनाना है, कॉमन बनाना है या 0 बना देना है। तो हम यहाँ इस टर्म को 0 बना दिए। कैसे, तो R2 में R1 और R3 को माइनस करके, R3 में नो चेंज, जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब एक 0 तो हो गया, अगर एक और 0 आ जाए तो 2 0 अगर जिस रो में आ जाएगा उसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए इसको अगर यहाँ से माइनस कर दें तो -2C और ये भी -2C, इसको कैंसिल कर देगा। तो एक चेंज करने जा रहे हैं यहाँ, C2 में C3 को माइनस करने, C2 में C3 को माइनस करना है। तो ABC बाहर है, पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं, दूसरा कॉलम में चेंज कर रहे हैं। देखिए C माइनस हो गया तो -A बचा, इसको माइनस कर दिए तो 0 हो गया, इसको माइनस कर दिए तो B बचा। C3 में कोई चेंज नहीं है। इस तरह से टर्म को 0 बना दिए हैं सेकेंड रो में। अब बताए थे कि जिस रो में 0 ज़्यादा हो उसी रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R2, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ R2 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं ABC। तो R2 में 2 0 है, बताए थे 0 वाले का कोफैक्टर लिखने का जरूरत नहीं है, 0 इंटू कोफैक्टर, 0 इंटू कोफैक्टर खत्म। तो R2 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट तो 0 है, सिर्फ ये बचेगा, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर।
अब सेकेंड रो में साइन होता है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन क्या देंगे माइनस, 2c का माइनर तो इसके कॉलम और इसके रो को छुपा लेंगे तो a माइनस ए बी बी, ए बी सी माइनस माइनस प्लस 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी माइनस माइनस ए बी तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, टू ए बी, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ जो प्रूवमेंट है फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो कॉमन लेना होगा तभी फैक्टराइज्ड फॉर्म में आएगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सपैंड करके बनाते हैं तो जो एक्सप्रेशन आएगा फिर उसको फैक्टराइज करना होगा तभी आंसर ये आएगा, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो एक्सप्रेशन आएगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और आप उसको इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज लगाकर जो टर्म है यहाँ उसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो LHS 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई 3y जेड माइनस वाई। अब आपको सोचना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएं या क्या चेंज करें रो या कॉलम में कि दोनों में से कोई एक टर्म कॉमन आ जाए। तो देखिए बताए थे कि डिटर्मिनेंट में एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दीजिए घटा दीजिए, या पूरे दोनों तीनों कॉलम को जोड़ कर देखिए, या एक रो में दूसरे रो को जोड़िए घटाइए, या तीनों रो को जोड़ कर देखिए। कुछ चेंज करके देखिए कि जो टर्म चाहिए वो आ कहाँ से रहा है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा तो C1 में अगर C2 और C3 को ऐड कर दिया जाए, C1 में चेंज कर रहे हैं कैसे, तो C2 और C3 को ऐड करके, तो देखिए क्या बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, 3x माइनस एक्स माइनस एक्स तो x बचा, y भी है z भी है। तो अगर C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। C1 में C2 और C3 को ऐड किए, फिर से C1 में C2 और C3 को ऐड करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी ऐड करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी जैसे है वैसे लिखेंगे, चेंज फर्स्ट कॉलम में किए हैं। देखिए C1 में जैसे ही चेंज किए C2 और C3 को ऐड करके एक कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो बचा 1 1 1 माइनस एक्स प्लस वाई 3y y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड जेड माइनस वाई 3z। अब बताए थे डिटर्मिनेंट के सवाल में जैसे ही 1 1 दिखाई दे तो टर्म को 0 बना दीजिए, तो यहाँ 1 1 है तो चेंज करेंगे R1 में R2 घटाकर, जैसे ही R1 में R2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R2 में R3 को माइनस कर देंगे, R2 में R3 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0। अब 2 0 हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड। अब R1 में R2 को माइनस करना है तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 0, 3y माइनस हो गया तो माइनस 2y,
जेड माइनस हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस करते समय ध्यान देना है। अब R2 में R3 को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2y प्लस जेड, 3y में से y गया तो 2y, माइनस जेड को माइनस किए तो प्लस जेड, जेड में से 3z माइनस हो गया तो माइनस 2z माइनस y। R3 में नो चेंज, जैसे है वैसे रहेगा। अब बताए थे कि जिसके लॉन्ग अगर 0 ज़्यादा मिलता है उसी के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंडिंग एलॉन्ग C1, तो x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अब एक्सपैंड कर रहे हैं किसके लॉन्ग? C1 के लॉन्ग। तो बताएं एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। ध्यान देना है, 2 0 था इसलिए नहीं लिखे इसको। अब इस कॉलम में एडिशनल साइन होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस साइन दिए, प्लस माइनस प्लस। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z माइनस वाई। 2 0 था छोड़ दिए, 1 के लॉन्ग एक्सपैंड हुआ सिर्फ, तो 1 के रो और कॉलम को छुपा लिए, जो एलिमेंट बचा उसको लिखें x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 2y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों में, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz प्लस xy 4yz प्लस 2y स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस zx माइनस zy। तो x प्लस वाई प्लस जेड, फाइनल कैलकुलेशन प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल, xy और 2xy 3xy 4yz माइनस yz 3yz 2zx प्लस zx 3zx। अब इस ब्रैकेट में 3 कॉमन है, तो इस 3 को हम लोग यहाँ बाहर लिख ले रहे हैं, तो बचा xy प्लस yz प्लस zx। यही प्रूफ करना था। तो कभी भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो तो टारगेट को भी देखना है कि लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके टर्म को कॉमन बना लेना है, उसके बाद एक्सपेंड करना है, लास्ट में जो टर्म चाहिए वो खुद आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम आप लोग को बताएं कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी एक बार फिर से क्लियर कर दिए हैं, और ये सारा क्वेश्चन आप लोग की तरफ से मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया था। और भी अगर आप किसी बुक से सवाल बना रहे हैं तो बनाइए, और डाउट अपने मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अगला लेक्चर में वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे, और कुछ और जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बचा हुआ है अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट।